नमस्कार दोस्तों। मैथ्स और रीजनिंग के वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत आज मैं आपको बताने वाला हूँ रीजनिंग का एक टॉपिक, और वो है डाइस, पासा। ठीक है। बहुत सारे लोगों को तकलीफ इसमें होती है, लेकिन आज मैंने कुल 8 प्रश्न लिए हैं। इन 8 प्रश्न को बनाते हुए, समझते हुए आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक, और वो है डाइस, या जिसे कहेंगे पासा। पासा सभी को पता होगा, मतलब ये इस आकृति का होता है। ठीक है, आकृति की तौर पे अगर स्पेसिफाई करें तो किस आकृति का होता है? ये घन आकृति का होता है। ठीक, जिसके कुल 6 सतहें होती है, 6 फेस होते हैं, 8 कोने होते हैं, मतलब ये जो कोने हैं ये 8 कोने होते हैं, और 12 किनारे होते हैं, एजेस होते हैं। ये जो है इनको किनारे कहेंगे। खैर, इनसे कोई लेना देना नहीं है। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया, जब तक आप घन वाला टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। पासा और घन दो अलग अलग टॉपिक है रीजनिंग के। फिलहाल हम आज पासा देखने वाले हैं। तो पासा से रिलेटेड आपको क्या चीज़ देखना है? देखिए, पासा वही होता है जिससे हम बचपन में सांप सीढ़ी या लूडो अभी भी खेलते आ रहे होंगे, है ना। वही जो रहता है वो पासा रहता है। तो प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं उसमें? पासा को जैसे हमने फेंका और ऊपर की सतह पे आ गया, सपोज कोई भी सम नंबर ले लिया 3, तो पूछ देता है कि निचली सतह पर कौन सा अंक आएगा, या फिर सामने वाले सतह पर अगर 4 है तो उसकी पिछले वाली सतह पर या उसके विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। इस प्रकार के प्रश्न पासा में पूछे जाते हैं रीजनिंग से। तो कोई भी सा प्रश्न पूछे आपसे इस वीडियो के बाद बन जाने वाला है, सिर्फ ये 8 प्रश्नों को देखते हुए। ठीक है, सबसे पहले आप कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए पासे से रिलेटेड, और वो ये है कि पासा जो है, जिसे हम डाइस कहते हैं, वो कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो डाइस जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है मानक पासा, जिसे हम स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे, और दूसरा होता है सामान्य पासा, जिसे जनरल डाइस कहा जाएगा। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है समझिए। ज़्यादातर मानक पासा का उपयोग जब सिंगल डाइस वाले प्रॉब्लम आएंगे, एक ही डाइस रहेगा प्रश्न में और पूछ दिया कि किसी भी सतह के विपरीत सतह में कौन सा अंक होगा, तो उसमें आपका मानक पासे का उपयोग होगा। ठीक है, तो सिंगल डाइस के प्रॉब्लम कई बार ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल डाइस, डबल डाइस में भी पूछ सकता है। अब ये सिंगल डाइस डबल डाइस का बोलने का मतलब ये है जब प्रश्न में एक ही डाइस की आकृति दी हो, और डबल डाइस मतलब जब प्रश्न में 2 डाइस की आकृति दी हो। ठीक है, तो ज़्यादातर सिंगल डाइस के लिए यूज़ होगा, लेकिन डबल डाइस में भी प्रश्न बन सकते हैं मानक पासा से संबंधित। क्लियर है? तो देखिए इसमें क्या फॉलो करना है। इसमें एक रूल जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि मानक पासा में हमेशा विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं विपरीत सतहों के अंकों का योग क्या होगा? हमेशा 7 होगा। हमेशा पहचानेंगे कैसे कोई जो आकृति दी है वो मानक पासा है या नहीं है? तो ये भी मैं बताऊंगा एग्जांपल के साथ। फिलहाल आप रूल समझते चलिए। एक और रूल आपको देखना है कि किसी भी 2 संलग्न सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होगा। मानक पासा है तो मानक पासा में अंकों का योग 7, सिर्फ विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होना चाहिए। लेकिन संलग्न जो सतह है, लगे हुए सतह जो हैं एक दूसरे से, जैसे हम बात करें ये आपका पासा है, तो ये वाला और ये वाला जो सतह है उसको संलग्न सतह कहेंगे। ठीक है, एडजेसेंट फेस कहेंगे। या फिर ये वाला और ये वाला भी संलग्न सतह है। इस वाले के संलग्न सतह कौन कौन से होंगे? नीचे वाले और इसके इधर वाले। बात समझ में आई आपको? तो जिस सतह से लगी हुई सतह है उसको संलग्न सतह या एडजेसेंट फेसेस कहेंगे। तो इसमें एक और पॉइंट याद रखना है, वो ये है कि संलग्न, या जिसको इंग्लिश में कहेंगे एडजेसेंट सतहों का योग 7 नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहां लिख देते पूरा, 7 नहीं होगा। सतहों का योग मतलब सतहों के अंकों का योग। ठीक है ना, 7 नहीं होना चाहिए। तो पहचानना किससे है? ये थर्ड पॉइंट से देख के पहचानना है।
जैसे मैं आपके सामने उदाहरण रख देता हूं, यहीं पर देख लीजिए, ये मैंने पासा बना दिया है, ठीक है। अब मैं इसमें कोई भी अंक लिख रहा हूं, 2, 5 और लिख दिया 6। क्या देख के बता सकते हैं ये मानक पासा है या नहीं? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तीसरे पॉइंट से पहचानना है कि संलग्न सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये संलग्न सतह है और ये संलग्न सतह है, इनके अंकों का योग 7 आ रहा है, मतलब ये मानक पासा नहीं है। बात समझ में आई आपको? चलिए एक और एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देते हैं। चलिए कोई दूसरा अंक ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 4 ले लीजिए और ले लीजिए 6। नहीं 6 नहीं लेंगे, यहाँ पर कुछ और अंक लेना होगा, 2 ले लेते हैं। तो देखिए 5 भी ले सकते हैं, 2 या 5 ले लीजिए। चलिए अब ये बता सकते हैं कि मानक पासा है या नहीं। तो आप बोलेंगे कि किसी भी संलग्न सतहों के अंकों का योग 7 नहीं हो रहा है, चाहे हम 4 + 1 करें तो 5 ही हो रहा है, 5 + 1 करेंगे तो 6 होगा और 4 + 5 करेंगे तो 9 होगा। संलग्न सतहों के अंकों का योग 7 नहीं आ रहा है, और जब कभी भी संलग्न सतहों के अंकों का योग 7 नहीं आएगा किसी भी एक दिए हुए पासे में, वो मानक पासा होगा। और मानक पासा होने के साथ साथ हमको फिर अगर पूछ दिया जाए आपसे कि ये जो सामने में 1 दिख रहा है उसके विपरीत सतह, मतलब जस्ट इस सतह के सामने वाली सतह पे कौन सा अंक आएगा, तो चूंकि आपको पता है कि ये मानक पासा है और मानक पासा में आपको क्या अप्लाई करना है कि विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है, तो 1 प्लस विपरीत सतह पर कौन सा है अंक आना चाहिए कि उनका योग 7 हो जाए। तो आप बड़े आसानी से बता दोगे कि क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। वैसे ही मैं बात करूं कि 4 अगर ऊपर में है तो निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, तो यहाँ पर 4 है, 4 में ऐसा क्या जोड़ें कि जो योग है वो 7 आना चाहिए, सम जो है वो 7 आना चाहिए, क्योंकि विपरीत सतह है ना, ऊपर वाली सतह और निचली सतह विपरीत सतह है, अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो 4 में क्या जोड़ें कि 7 आ जाए, तो आप बड़े आसानी से बोलोगे कि 3 होना चाहिए। 5 जो दिख रहा है उसके विपरीत सतह में कौन सा अंक होना चाहिए, तो 5 में क्या जोड़ें कि 7 आ जाए, तो आप बड़े आसानी से बोल दोगे कि 5 में 2 जोड़ दें तो 7 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मानक पासे में कोई भी से अंक के विपरीत सतह का अंक आपसे पूछेगा तो बड़े आसानी से आप बता दोगे अंकों का योग 7 वाले रूल के हिसाब से। तो ये हो गया मानक पासा, तीनों बातें आपको याद रखनी है इससे संबंधित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें फिर। अब देख लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देख लीजिए सामान्य पासा किसको बोलेंगे। ठीक है, सामान्य पासा किसे कहेंगे, चलिए देखते हैं। सामान्य पासा उसे कहेंगे जब, अच्छा कब यूज होगा, डबल डाइस, अधिकतम डबल डाइस, ट्रिपल डाइस या उससे अधिक डाइस दिखाई दे प्रश्न में, तब आपका सामान्य पासा जनरल डाइस का कॉन्सेप्ट यूज होता है। उसमें एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है क्या, कि जब कभी भी देखिए डबल डाइस, ट्रिपल डाइस या उससे ज़्यादा डाइस दिखाई दे, मतलब 2 डाइस, 3 डाइस या 4 डाइस या और कितने भी डाइस दिखाई दे प्रश्न में, वो अलग अलग डाइस नहीं होते हैं, एक ही डाइस की अलग अलग स्थिति होती है रोल करने पे। ठीक है, एक ही डाइस की अलग अलग स्थिति होती है, अलग अलग डाइस नहीं होते हैं, पहले तो आप ये चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ध्यान में रखना है कि किसी भी डाइस में कोई भी स्थिति में 3-4 जो डायग्राम रहेगा, जैसे हम बात करें, देखिए यहाँ पर जो 4 स्थिति दी हुई है, ये 4 अलग अलग नहीं डाइस है, ये एक ही डाइस है, 4 स्थिति अलग अलग है। तो किसी भी डाइस में आप देख लीजिए, कोई भी एक डाइस पकड़ लीजिए और उसमें चेक कर लीजिए क्या संलग्न सतहों के अंकों का योग 7 आ रहा है क्या। अगर संलग्न सतहों के अंकों का योग 7 आ रहा होगा किसी एक में भी, तो वह पूरा जो केस रहेगा, पूरा जो प्रश्न रहेगा, वह सामान्य पासे का रहने वाला है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर चेक करें तो इसमें तो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें तो संलग्न सतहों के अंकों का योग 7 नहीं है। इसमें बात करें तो देखिए दूसरे डाइस में दूसरी स्थिति में ही पता चल जा रहा है कि 4 और 3 कितना हो रहा है, 7, मतलब संलग्न सतहों के अंकों का योग 7 हो रहा है। मतलब ये जो पूरा प्रश्न है किसका केस है, सामान्य पासे का। तो इसके लिए एक ही रूल याद रखना है और वो ये है, संलग्न एडजेसेंट फेसेस या संलग्न सतहों के अंकों का योग 7
होना चाहिए, सभी में नहीं। तो इसके लिए क्या कंडीशन एक और रख लेंगे, किसी भी एक स्थिति में, किसी भी एक स्थिति में बस हो, या एक से अधिक, एक या अधिक स्थिति में देखने पर, ठीक है, में देखने पर। क्लियर है ये दोनों। अब आप बोलेंगे कि क्या मानक पासे में विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होगा या नहीं होगा। तो विपरीत सतहों के अंकों का योग सामान्य पासे में 7 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये कोई आवश्यक कंडीशन नहीं है। आवश्यक कंडीशन बस ये है कि मानक सामान्य पासा पहचानने के लिए आपको देखना है कि किसी भी संलग्न सतहों के अंकों का योग क्या 7 आ रहा है। किसी भी एक में देख लीजिए या अनेक में भी वैसे रूल फॉलो हो सकते हैं, बस एक में होना ज़रूरी है, लेकिन एक ना एक में होना ज़रूरी है। इस कारण मैंने लिख दिया है किसी भी एक या अधिक स्थिति में देखने पर संलग्न सतहों के अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो क्लियर है यह दोनों रूल कि मानक पासा किसको और सामान्य पासा किसको। चलिए ये हो गया रूल, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही आपको जानना है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं। इस 8 प्रश्नों को देख के जो भी मैंने लिखे हैं, किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए 10 सेकंड के अंदर आपसे बन जाएगा। यकीन मानिए 10 सेकंड के अंदर, उससे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम पहला और दूसरा, कई केस में तो पेन भी यूज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए जैसे ये जो शुरू के 2 मैंने प्रश्न लिए हैं वो सिंगल डाइस का प्रश्न लिया है। अब आप बोल देंगे बड़े कॉन्फिडेंस से कि सिंगल डाइस का केस है, मतलब ये डेफिनेटली क्या होगा, मानक पासा होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो देखिए 3, 5, 6 और एक और चीज़ चेक कर लीजिए, क्या संलग्न सतहों के अंकों का योग 7 आ रहा है क्या, ये तो चेक करना ही है। तो देखिए किसी भी स्थिति में संलग्न सतहों के अंकों का योग 7 नहीं आ रहा है, तो एक और कॉन्फिडेंटली हम बोल सकेंगे कि ये मानक पासा है। तो अगर इसमें कुछ भी प्रश्न पूछ दिया जाए कि बोल दिया जाए कि 3 के विपरीत सतह में कौन सा अंक होगा, तो आप बड़े से आसानी से बोल दोगे कि 3 के विपरीत में 4 होना चाहिए तभी 7 आएगा। 5 ऊपर है तो निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, बड़े आसानी से बोल दोगे कि 5 के नीचे 2 होना चाहिए। 6 के विपरीत क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सेम इसको भी देख लीजिए, क्या किसी भी संलग्न सतहों के अंकों का योग 7 है क्या, नहीं। तो 1 के विपरीत 6 होगा तभी 7 होगा विपरीत सतहों के अंकों का योग। 2 के नीचे 5 और 3 के नीचे 3 के सामने 4, मतलब ये हमेशा फिक्स रहेगा। मानक पासे में ये हमेशा फिक्स रहेगा कि 1 के विपरीत 6 ही आएगा, 2 के विपरीत 5 ही आएगा और 3 के विपरीत 4 ही आएगा। ये हमेशा फिक्स रहेगा मानक पासे में, अगर मानक पासा है तब। तो शुरू के जो 2 केस है वो मानक पासा का केस है, प्रश्न है, ठीक। तो ये तो ऐसे ही बन गया, ये आपको समझाने के लिए था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। और ये जो केस है ये किसका है, डबल डाइस का केस है, ठीक है। डबल डाइस में अब देखना, ये देखिए डबल डाइस का मतलब मैंने जैसे फिर से मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ, वो ये है कि ये 2 अलग अलग डाइस नहीं है, एक ही डाइस की 2 अलग अलग ही स्थिति है। जैसे ये मान लिया ये पहली स्थिति और ये दूसरी स्थिति। क्लियर। चलिए अब देखते हैं। इस स्थिति को देखने पे हमको दिखाई दे रहा है 3, 4, 1, मतलब संलग्न सतहों के अंकों का योग क्या दिखाई दे दिया, 7 दिखाई दे दिया। और जहां संलग्न सतहों के अंकों का योग 7 दिखाई दिया, मतलब यह जो प्रश्न है यह मानक पासा का ना होकर किसका होगा, सामान्य पासे का होगा, जनरल डाइस का होगा, ठीक है। तो सामान्य पासा के लिए अब मैं आपको रूल बताने वाला हूं। सामान्य पासा, उसके लिए आपको 3 रूल बताऊंगा, जिसमें से अधिकतर प्रश्न शुरू के 2 रूल से ही बन जाते हैं, मतलब तीनों अप्लाई नहीं कर रहे हैं, एक टाइम पे एक ही रूल अप्लाई करके क्वेश्चन बन जाते हैं। शुरू के 2 रूल को जान के आपसे 99% प्रश्न बन जाएंगे, और एकाध कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें आपको तीसरा रूल यूज़ करना पड़े, तो देख लेंगे हम, ठीक है। तो सामान्य पासे का पहला रूल आपको ध्यान रखना है, जब डबल डाइस हो या ट्रिपल डाइस हो, सबके लिए आप कॉमन बता रहा हूं मैं, ठीक है। फिलहाल तो डबल डाइस का केस है, लेकिन रूल ट्रिपल डाइस, 4 डाइस, 5 डाइस किसी के लिए भी कॉमन रहेगा। जब दिए हुए किन्हीं भी 2 पासे में, किन्हीं भी या किसी भी
पासे की दो स्थिति में एक अंक समान हो, ठीक है, एक अंक समान हो। अंडरलाइन क्या करना है, एक अंक समान हो। जब दिए हुए किसी भी पासे में पासे की दो स्थिति में एक अंक समान हो, जैसे पासे की दो स्थिति है, अब 4 दिया है तो उससे मतलब नहीं है, कोई भी दो स्थिति देख लेनी है किसी भी रूल के हिसाब से। तो इसमें लिखा हुआ दिए हुए किसी भी पासे की दो स्थिति में, ठीक है, यहां पर तो दो ही पासा दिया हुआ है। अब देखिए एक अंक समान दिख रहा है क्या दोनों को अगर कंपेयर करके देखें तो बिल्कुल, वो क्या है 3 और 3, ठीक है। अब ये आपको 3 और 3 जो है समान अंक दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ एक और बात नोटिस करने वाली ये है कि यहाँ पर ये जो 3 और 3 है वह भी समान सतह पर है, मतलब सामने वाली सतह पर है। तो इसमें एक और केस निकल के आता है, पहले रूल के ही अंदर पहला केस निकल के आता है कि समान अंक, जब समान अंक समान सतह पर हो, when a common number is in the same faces in the given position, ठीक, सामने सामने दिखाई दे रहा है। तो उस स्थिति में जो बचे हुए अंक होते हैं, या बोलने चाहिए कि बचे हुए सतह रहती है, समान सतहें, उसके अंक भी एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे हम बात करें, यह ऊपर वाली सतह है और ये ऊपर वाली सतह है, तो इन ऊपर वाली सतहों में पाए जाने वाले अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। तो यहां पर से आंसर क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत 2 होगा, 2 के विपरीत 4 होगा, और 5 के विपरीत 1 होगा, 1 के विपरीत 5 होगा, ठीक है। और बताइए 3 के विपरीत क्या होगा, फिर 3 के विपरीत क्या होना चाहिए। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि किसी भी पासे में 1 से लेकर 6 तक की नंबरिंग होती है। 4 और 2 यूज़ हो गया, 1 और 5 यूज़ हो गया, और 3 के विपरीत देख रहे हैं तो एक ही अंक बचा है जो 3 के विपरीत हो सकता है, और वो होगा क्या, 6। क्लियर है। तो पहला केस क्या आया, जब अंक जो समान है वो समान सतह पर हो, तो बचे हुए सतहों के अंक, बचे हुए समान सतहों के अंक, दिए हुए अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। ऊपरी सतह के अंक जो हैं दोनों अलग अलग स्थितियों में वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, और यह जो सतह समान है ये सामने वाली, उसमें पाए जाने वाले अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्लियर है। ये हो गया पहला रूल का पहला पोर्शन। अब हम चौथे प्रश्न में आते हैं। तीसरा प्रश्न हो गया सॉल्व, सारे एक दूसरे के विपरीत, मैंने आंसर वहां पर भी लिख दिए हैं, तो सॉल्व हो गया ये। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न में। इस प्रकार से आपको पासा दिखाई देता है, चाहे अंक हो चाहे इस फॉर्म में हो, डॉट के फॉर्म में हो, मतलब तो वही है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए दोनों को फिर से आपको देखना है। अब वो चेक करना है कि क्या दिया हुआ पासा मानक है या सामान्य। सबसे पहले तो यही चेक करना है। तो देखिए पहले ही पासे में दिखाई दे रहा है, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो दोनों का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, संलग्न सतहों के अंकों का योग। तो इस कारण यह मानक पासा नहीं होगा, सामान्य पासा होगा। काम खत्म। रूल अप्लाई करना देखते हैं, क्या कोई एक अंक समान है क्या। तो आप बोलेंगे बिल्कुल, यहाँ पर भी 2 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन अब जो है जो समान अंक है वो समान सतह पर नहीं है। पहले वाले आकृति में, पहले वाली स्थिति में 2 जो है ऊपर है और दूसरे वाली स्थिति में 2 जो है वो सामने है। तब क्या करना है, तो पहले रूल के अंदर दूसरा पॉइंट आएगा, पॉइंट बी, जब समान अंक समान सतह पर ना हो। लिख लेंगे इसको, मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूं। क्या करना है, जब समान अंक समान सतह पर ना हो, ठीक है, तब इसके लिए यूज होगा क्लॉकवाइज रूल। इसके लिए क्या यूज कर देना है, क्लॉकवाइज रूल या एंटी क्लॉकवाइज रूल, जो भी आप करना चाहें। क्लॉकवाइज चलना चाहते हैं तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। मैं क्लॉकवाइज हमेशा चलता हूं, इस कारण मैंने इसको बोल दिया है क्लॉकवाइज रूल, ठीक है। तो देखिए करना क्या है,
दोनों स्थिति में जो समान अंक हैं उसको हम लिख देंगे, जैसे पहले स्थिति में और दूसरे स्थिति में जो समान अंक है वो क्या है, 2 और 2। तो मैंने इनको ऐसा लिख दिया दोनों स्थिति में, ठीक है, 2 और 2। अब हमको चूंकि नाम क्या दिया है, क्लॉकवाइज रूल, तो क्लॉकवाइज चलना है समान अंक से। समान अंक क्या है, 2, 2 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, 4। फिर यहाँ से जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, 3। क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, 2 से 4 आए, फिर क्लॉकवाइज चल के 3 पे आ गए। तो चलिए पहली स्थिति में ऐसा हुआ, 2 के बाद क्या आ रहा है, 2 के बाद आ रहा है 4 और 4 के बाद आ रहा है 3 क्लॉकवाइज चलने पे। दूसरी स्थिति में भी कहाँ से शुरुआत करेंगे, समान अंक से ही शुरू करेंगे, ध्यान रखना, यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, समान अंक से शुरू करेंगे। तो समान अंक ये है 2, तो 2 से क्लॉकवाइज चलेंगे। दूसरी स्थिति में तो क्या आएगा, 1, ठीक। फिर 1 से क्लॉकवाइज चलेंगे तब क्या आएगा, 5। बात समझ में आ रही है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार हमने लिख दिया एक के नीचे एक नंबर, जो भी नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। मतलब 4 के विपरीत 1 होगा, 1 के विपरीत 4 होगा, 3 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 3 और 2 के विपरीत 2 नहीं होगा। देखिए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, एक अंक एक ही बार आएगा, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ये 2 और 2 कॉमन नंबर थे और 4 यूज़ हो गया, 1 यूज़ हो गया, 3 यूज़ हो गया, 5 यूज़ हो गया, तो बचा कौन सा अंक, बचा सिर्फ एक अंक और वो है 6, जो 2 के विपरीत होगा, या कह सकते हैं 2 के विपरीत 6 होगा या 6 के विपरीत 2 होगा, जैसा भी आपको कहना है। तो एक दूसरे के विपरीत निकल गए, तो इसमें कुछ भी आंसर पूछेगा आपसे, पूछ देगा 3 के विपरीत क्या है तो आप बता देंगे क्या, 5। 4 के विपरीत क्या है तो आप बता देंगे 1, और 2 के विपरीत अगर खुद पूछ दिया तो आप बता देंगे बड़े आसानी से 6, ठीक है। तो ये हो गया किसी भी पासे में जब एक ही अंक समान होंगे, ठीक है, और अलग सतह या समान सतह वो रूल मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। तो चौथा प्रश्न भी ये हमसे हो गया सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। ट्रिपल डाइस, मतलब एक डाइस की अगर 3 स्थिति दी हुई हो, जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5। अच्छा, सामान्य पासे को सॉल्व करने के लिए एक और रूल मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा रूल यह है कि किसी भी 2 स्थिति में दिए हुए पासे की किसी भी 2 स्थिति में ना, हमको ज़्यादातर क्या देखना है, 2 स्थिति ही देखना है, कितना भी डाइस दे उससे मतलब नहीं है। जब 2 अंक समान हो, क्या हो, 2 अंक समान हो। इसके पहले देख रहे थे किसी भी दी हुई स्थिति में, 2 स्थिति में एक अंक समान हो। अब क्या देख रहे हैं, किसी भी 2 स्थिति में, डाइस की 2 स्थिति में जब 2 अंक समान हो, तब 2 अंक समान हो जाएंगे, तब जो बचे हुए अंक होंगे दोनों में वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं, देखिए यहां पर शुरू के 2 स्थिति देखें, ये पहली स्थिति है डाइस की, ये दूसरी स्थिति है डाइस की, ये तीसरी स्थिति है डाइस की, और ये सेम डाइस की चौथी स्थिति है। अरे माफ कीजिए, 2 अलग अलग नंबरिंग हो गया, 3 ही डाइस है ना यहाँ पर, पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, ठीक है। तो देखिए शुरू के 2 डाइस को अगर देखें तो इसमें 2 कॉमन नंबर दिखाई दे रहे हैं, और वो कौन से हैं, 1 3, 1 और 3। रूल नंबर 2, तो इस स्थिति में 1 और 3, 1 और 3 कॉमन हो गया, तो बचे कौन से अंक, 2 और 5। मतलब 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे, मतलब बचे हुए अंक जो होंगे ना वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं, तो बचे हुए अंक, दोनों स्थिति में बचे हुए अंक एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत, ठीक है। ये मैंने बता दिया, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछ दिया है भाई, क्वेश्चन में पूछ दिया है कि 3 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत नहीं पूछा है या 5 के विपरीत नहीं पूछा है, प्रश्न पूछा है 3 के विपरीत क्या होगा। तो शुरू के 2 डाइस को देखने से जो 2 कॉमन नंबर था उससे तो आंसर नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, अब किसी दूसरे डाइस को देखेंगे। हो सकता है आप 2 और 3 को देख लीजिए या 1 और 3 को देख लीजिए, जैसा भी आप करना चाहें। क्या करें, 2 और 3 को देख लें, चलो 2 और 3 को देख लेते हैं। कितनी भी डाइस दी हूँ सीधा 2 पे फोकस करना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो देखिए 2 और 3 को देखने पे कोई कॉमन नंबर दिखाई दे रहा है क्या, हाँ, और वो है 3।
3, एक ही अंक है जो कॉमन है, ठीक है। तो जब एक अंक कॉमन होता है ना तो उससे सारे प्रश्न हमारे बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, उसके अलावा कोई भी अंक कॉमन नहीं है। तो कॉमन रूल वाला, जब सिंगल अंक कॉमन था, ठीक, तो कौन सा रूल? क्लॉकवाइज रूल। तो दूसरी और तीसरी स्थिति में, डाइस की तीसरी स्थिति में, ठीक, क्या कॉमन है? 3 और 3, ये दूसरे में है और ये तीसरे में, ठीक है। क्लॉकवाइज चलिए 3 से क्या आएगा? 5, 5 से क्लॉकवाइज चलिए क्या आएगा? 1, ठीक है। इधर भी 3 से शुरुआत करना है, समान अंक से शुरुआत करना है। 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे क्या आएगा? 2, तीसरी स्थिति में। 2 से क्लॉकवाइज चलेंगे क्या आएगा? 4, हो गया। तो चलिए 4 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 5, वो तो पहले भी आ रहा था, और बचा कौन सा अंक है? 6, एक ही अंक है जो 3 के विपरीत होगा, ठीक। तो आंसर आ गया 3 के विपरीत क्या होगा यहाँ पर? उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 6। क्लियर है? तो इस प्रकार प्रश्न को बना सकते हैं। दूसरा रूल मैंने बताने के लिए बताया, जब 2 अंक कॉमन हो तो क्या करना चाहिए, ठीक। वैसे ही आप एक और चीज़ चेक कर सकते हैं कि पहले और तीसरे को अगर देखें तो क्या होगा? पहले और तीसरे में कौन से अंक समान थे? 2 और 3, 2 और 3। तो 4 और 1 एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं दूसरे रूल के हिसाब से। तो यहाँ पर भी वही आ रहा है। देखिए क्या होता है ना कि ये 2 अंक समान जो रहते हैं किसी भी 2 स्थिति में, उसमें सिर्फ एक ही आंसर आता है कि जो बचे हुए जो अंक है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, इसलिए एक ही आंसर आ रहा है। लेकिन जो पहला रूल मैंने बताया था कि जब 2 स्थिति में एक ही अंक समान हो तो क्लॉकवाइज रूल यूज करके सभी के उत्तर मिल जाते हैं, इसमें कौन किसके विपरीत है पूरा पता चल जाता है। तो आपको प्रश्न में क्या करना है? दूसरा रूल ठीक है मैंने बताने के लिए बता दिया आपको, लेकिन ज़्यादातर आपका क्लॉकवाइज रूल यूज होगा जिससे सभी आंसर निकल सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। तो आपको वो 2 पासे दिखने हैं जब एक ही अंक कॉमन हो 2 स्थिति में। क्लॉकवाइज रूल लगाइए, फटाक से आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न में 3 के विपरीत नहीं पूछता, 2 के विपरीत पूछ देता, मान लो प्रश्न में क्या करता कि आपसे 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा ऐसा पूछ देता, तब तो आप क्या लगा देते? तब तो आप दूसरा ही रूल लगा देते। समझिए, ज़रूरत के हिसाब से रूल लगाना है। तब यहाँ पर अगर 1 और 3 कॉमन देखा तो बचा हुआ कौन सा है? 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत हो जाता तो तुरंत आंसर आ जाता, क्योंकि अब ज़रूरत किसकी है? 2 के विपरीत, 2 के विपरीत देखने की। क्लियर है? तो ज़रूरत के हिसाब से रूल 1 या रूल 2 लगाइए। 1 अंक वाला रूल तब लगाना है जब दिया हुआ आपका प्रश्न जो पूछा है वो 2 कॉमन नंबर से नहीं बन रहा है, और जब 2 कॉमन नंबर देखने से जो विपरीत सतह में अंक विपरीत होते हैं, जो सतह बचे हुए अंक विपरीत होते हैं, अगर उसकी ज़रूरत है तो आप डायरेक्ट रूल नंबर 2 लगा दीजिए ज़रूरत के हिसाब से। बात समझ में आई आपको? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका होमवर्क है ट्रिपल डाइस का। इस फॉर्म में मैंने लिखा है और 6 के विपरीत आपके अंक बताने हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के क्वेश्चन नंबर 6 का नंबरिंग करते हुए आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। सेम आप रूल लगा लीजिए, या तो पहला या तो दूसरा, ठीक। चलिए अब बात करेंगे 4 स्थिति दी हुई हो, ठीक है, 4 डाइस। जब किसी भी डाइस की 4 स्थिति दी हुई हो, भैया जितनी भी स्थिति दे दे मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है सिर्फ किससे? डाइस की 2 स्थिति से। यहाँ पर कितनी स्थिति दी हुई है? 1, 2, 3 और 4 स्थिति दी हुई है, उससे मेरे को मतलब ही नहीं है। मैं तो कोई भी सब 2 देखूंगा अपना आंसर लाने के लिए। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 7 बनाते हैं और देखिए पूछा है 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, बताइए कौन सा रूल लगाऊं। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे तो कौन सा डाइस देखेंगे? कोई भी सा 2, शुरू के 2 ही देखेंगे ना। तो देखिए शुरू के 2 अगर देखा तो कितने अंक कॉमन दिखाई दे रहे हैं? आप बोलेंगे 2, 3 और 2 और 3 कॉमन दिखाई दे रहे हैं, मतलब किसी भी 2 स्थिति में देखने पे 2 अंक समान है दोनों में। तो आपका रूल नंबर 2 लग रहा है यहाँ पर, और रूल नंबर 2 लगेगा तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा कि बचे हुए जो अंक है एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो इस हिसाब से 2 और 3 को छोड़ के, 2 और 3 को छोड़ के जो बचे हुए अंक हैं मतलब 1 और 4 वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, और ऐसे ही करके आंसर आ गया। मतलब 4 के विपरीत क्या होगा? यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोल देता कि भाई 4 के नहीं 3 के विपरीत बताओ, यहीं पर कर देते 3 के विपरीत बताइए, है ना। ऐसा अगर पूछ देता तब ये कॉमन रूल से बनता क्या? आप बताइए। ये डबल कॉमन रूल से बनता नहीं, क्योंकि 4 से विपरीत 1 ही मिल रहा है,
यही बस फाइंड हो रहा है, और तो फाइंड नहीं हो रहा है। तो 1 और 2 को नहीं देखेंगे, फिर आप क्या कर लीजिए, 2 और 3 को देख लीजिए। 2 और 3 को देखने से आपको एक ही अंक कॉमन दिखाई दे रहा है, और वो क्या है, 3 और 3, एक ही अंक कॉमन है। तो एक ही अंक जब कॉमन है, दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति को देखने पे वो है 3 और 3। क्लॉकवाइज रूल के हिसाब से चलूँगा तो 3 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा दूसरी स्थिति में। तीसरी स्थिति में 3 के क्लॉकवाइज चलूँगा तो 5 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, और 5 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, तो 2 के ऑपोजिट 5, 4 के ऑपोजिट 1, और बची हुई संख्या क्या है, 6, जो 3 के विपरीत आएगा। सभी आंसर आ गए, इससे कुछ भी पूछे मतलब ही नहीं है। 2 का देखा मैंने, जब इसका आंसर निकालना था तो भी 2 को देखा, ये सारे आंसर निकालने थे तो भी कोई 2 को ही देखा। क्लियर है? चलिए आखिरी प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, और 8वां प्रश्न को सॉल्व करते हुए हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। 8वें प्रश्न में आप देखेंगे, इसमें मैं चलिए आपको तीसरा रूल बता देता हूँ, रूल नंबर 3। लेकिन उसके पहले हम कोशिश करेंगे कि इसका आंसर पहले ले आएँ किसी तरीके से। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखना भूल गए, क्या भाई, क्या देखना भूल गए, हमको ये देखना है, पहले चेक करना है कि भाई किसी भी तरीके से संलग्न सतहों में 7 आ रहा है कि नहीं। तो 7 आ रहा है कि नहीं, पहले वाले में तो 7 नहीं आ रहा है, संलग्न सतहों के अंकों का योग। इसमें आ रहा है 4 और 3, 7 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब इसमें चेक करते हैं। 4 और 3 7 दिखाई दे दिया, एक ही डाइस है, मतलब सामान्य पासा होगा, मानक पासा नहीं होगा। अब इसमें पूछा है कि ऊपरी पटल पर 3 आने पर निचले पटल पर क्या होगा। क्वेश्चन को घुमाने दीजिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सीधा सीधा इसमें पूछा है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, क्योंकि 3 जब ऊपर आएगा तो नीचे कौन सा अंक आएगा, तो मतलब तो वही है कि 3 के विपरीत क्या है। ठीक है, व्हेन द 3 इज इन द टॉप, द नंबर एट द बॉटम, यही पूछा है आपसे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, अब देखिए 4 स्थिति दी हुई है। शुरू के 2 को अगर देखें तो आप देखिए एक ही कॉमन अंक दिखाई दे रहा है क्या, और वो है 3 और 3। जब एक ही अंक कॉमन दिखाई दे रहा है तो आप क्लॉकवाइज रूल लगा सकते हैं। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। 3 के क्लॉकवाइज चलूँगा तो 6 आएगा, 6 के क्लॉकवाइज चलूँगा तो 2 आएगा, 3 के क्लॉकवाइज चलूँगा तो 1 आएगा, और 1 के क्लॉकवाइज चलूँगा तो 4 आएगा। ठीक है, 6 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 4, और 3 के विपरीत पूछा है, तो कौन सा अंक रह गया है जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो है 5, जो 3 के विपरीत होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए कि 6 के विपरीत 1 आ रहा है, पहले भी 2 के विपरीत 5 आया है, मतलब विपरीत सतहों पर, मतलब सामान्य पासे में विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 हो सकता है। ये ऐसा आवश्यक नहीं है कि 7 नहीं होना चाहिए, विपरीत सतहों के अंकों का योग सामान्य में। ठीक है, क्लियर है, हो भी सकता है, नहीं भी होगा, लेकिन मानक पासे में अवश्य ही हर एक नंबर का विपरीत सतह का अंक, मतलब दोनों का योग 7 होगा ही होगा। इसमें किसी में होगा, किसी में नहीं होगा, ये होना चाहिए। लेकिन इसमें डेफिनेटली संलग्न सतहों के अंकों का योग 7 होना ही चाहिए, उसमें विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होना चाहिए, इसमें मानक में। क्लियर, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, आंसर इसका आ गया। लेकिन जो रूल नंबर 3 बता रहा हूँ वो कैसे बता रहा हूँ, देखिए। चलिए 2 रूल बता दिया, रूल नंबर 3 के हिसाब से आपको देखना है, 3 के विपरीत आपको बताना है। तो देखिए 3 के विपरीत आपको बताना है कि कौन सा अंक आएगा। ठीक है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं वो संख्या ढूंढ लेता हूँ या वो अंक ढूंढ लेता हूँ जो 3 के विपरीत हो ही नहीं सकते। तो कौन कौन से अंक 3 के विपरीत हो ही नहीं सकते, वो अंक 3 के विपरीत नहीं हो सकते जो 3 के संलग्न सतहों पर है, जो 3 के एडजेसेंट है। बात समझ में आ रही है? तो 3 के एडजेसेंट कौन कौन सा है, 3 के एडजेसेंट है 6 और 2, है ना, ये इसके संलग्न सतह पर है, तो इसके विपरीत तो हो ही नहीं सकते। और यहाँ पर देखिए 3 के संलग्न कौन है, 1 है और 4 है, यहाँ पर 1 और 4 है, 1 और 4 भी 3 के जो है संलग्न है, एडजेसेंट है, तो 1 और 4 भी उसके विपरीत नहीं हो सकते। तो बात समझ में आई, 6, 2, 1, 4 3 के संलग्न है, एडजेसेंट है, इस कारण ये सारे अंक 3 के विपरीत नहीं हो सकते। तो बचा सिर्फ एक अंक और वो है 5, जो 3 के विपरीत होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप संलग्न एडजेसेंट रूल से, इसको क्या बोल लेंगे, संलग्न नियम या एडजेसेंट रूल,
जिसमें आप संलग्न सतहों के अंकों का योग अंकों को देख लीजिए, तो जो संलग्न रहेगा वो विपरीत कैसे हो सकता है। तो ये तीसरा रूल है, ये भी अच्छा रूल है, जैसा कि देखा इसमें भी आंसर तुरंत आ गया। तो अब आपकी मर्जी, आप स्वयं के मर्जी के मालिक हो जाएंगे। आपको रूल 1 यूज़ करना है कि रूल 2 यूज़ करना है या रूल 3 यूज़ करना है। देखिए रूल 2 का जो है थोड़ा सा लिमिटेशन है, जो मैंने बता दिया है उसको देखिएगा। बाकी रूल 1 कहीं भी अप्लाई कीजिए, सारे आंसर आएंगे। और इसमें भी आप देख सकते हैं संलग्न अंक कौन कौन से हैं, वो विपरीत नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक डाइस। इसके बाद किसी भी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछेंगे अगर एग्ज़ाम में, नहीं छूटने वाला है, इसकी गारंटी। और 10 सेकंड, देखिए ये तो मैंने यूज़ किया है। एक प्रैक्टिस के आने के बाद आप देखेंगे कि फटाफट इसमें क्लॉकवाइज भी समझ में नहीं आएगा। सीधा क्या करना है, क्लॉकवाइज आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या है, 3 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 2 फटाक से लिख दिया। यहाँ पर देखिए 3 के बाद 1, 1 के बाद 4 फिर से लिख दिया, एक दूसरे के ऊपर लिखा है तो पता चल गया विपरीत। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पर क्लॉकवाइज लगाने की, मतलब या सोचने की भी, है ना। मतलब तो वही है, 3 के बाद 6, 6 के बाद 2, 3 के बाद 1, 1 के बाद 4, वही तो कर रहे हैं। उसको क्लॉकवाइज रूल नाम दे दिया है बस। एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो दोनों में एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो दोनों में क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, आपकी मर्जी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।